आज की क्लास में हम अपना टारगेट ये रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो सेक्शन है, जिसमें से मैग्नेटिज्म हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था, इसको छोड़ के जो इलेक्ट्रिसिटी वाले सारे चैप्टर्स हैं उनको कवर करें, जिसमें आ जाता है आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज है, करंट है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, सर्किट डायग्राम्स हैं, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स हैं, एक्शन एंड यूज ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स हैं, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में यूजेस हैं, सेफ्टी है। तो ये सब चीज़ें आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारा कंटेंट है, कोशिश करेंगे जितना कर सकें कर लें। ठीक है। सो विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के ये नोट है हमारे पास। ठीक है। सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कि चार्ज जो है उसकी दो टाइप्स की नेचर होती है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। चार्ज जो है वो एक क्वांटिटी है, तो उस क्वांटिटी का जो सिंबल है वो क्यू है, यानी कि फॉर्मूलाज में हम उसको क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से शो करते हैं। चार्ज क्योंकि क्वांटिटी है तो उसका एक ऐसा यूनिट भी होना चाहिए। हर क्वांटिटी का यूनिट होता है। चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम्स है, और कूलम्स को आप कैपिटल सी से शो करते हैं क्वांटिटी के बाद। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ चार्ज जो है वो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, राइट, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल जिन पे चार्ज होता है वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू ये है और प्रोटॉन की पे चार्ज की वैल्यू ये है। आप नोटिस करोगे ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, बट दोनों पे साइन ऑपोजिट है। सो इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, बट बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैंने इनके साथ ब्रैकेट में इसकी वैल्यू को -1 ई और इसकी वैल्यू को +1 ई लिखा है। अब प्लस और माइनस तो समझ में आता है, बट ये 1 ई का क्या मतलब है? वेल, दिस वैल्यू इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। ये फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज कहलाई जाती है। एलिमेंट्री चार्ज जो है ना, इस वैल्यू को कहा जाता है। तो अगर यही वैल्यू ऑफ चार्ज हो किसी चीज़ पे तो हम उसको 1 ई कह देते हैं। अगर इस वैल्यू का डबल हो किसी चीज़ पे तो हम उसको 2 ई कह देते हैं। अगर इस वैल्यू का ट्रिपल हो तो हम उसको 3 ई कह देते हैं। और मज़े की बात यह कि किसी भी चीज़ पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इसी नंबर के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे इतनी वैल्यू ऑफ चार्ज है तो 1 ई लिख दिया विद अ माइनस साइन। प्रोटॉन पे इतनी वैल्यू ऑफ चार्ज है तो +1 ई लिख दिया। ठीक है। लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं जो कि एक कूलम ऑफ चार्ज -1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए होने चाहिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। तो एन की वैल्यू आपने निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को रीअरेंज किया, एन निकाला तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आए। तो एसेंशली क्या किया, वैल्यू ऑफ चार्ज जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है उसको डिवाइड बाय कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हमें एक कूलम ऑफ चार्ज मिल सकता है। इससे पता ये चला कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक मॉडल? हमें पता है कि हमारा एटम प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना हुआ होता है, और उसके अराउंड ऑर्बिट करे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे ये चार्ज है, प्रोटॉन्स पे ये चार्ज है, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट है। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। अब क्योंकि ये चार्ज इक्वल है और अपोजिट है, और एक न्यूट्रल एटम, जो एटम होता है वो न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी इक्वल होते हैं। तो ये जो वैल्यू ऑफ चार्ज होती है ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो ओवरऑल एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है। ठीक है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो फिर वो आयन बन जाता है। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो हम कहते हैं वो नेगेटिवली चार्ज एटम हो गया, और अगर वो लूज कर दे तो हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the study of charges, right? So it is the study of the forces exerted by charges on each other. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक लॉज हैं जो कहते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जस्ट लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, सेम वही बात है। और अगर ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज की वैल्यू इक्वल है तब तो ये F1 और F2 इक्वल होगी। लेकिन अगर ये वाला चार्ज ज़्यादा हो और ये वाला चार्ज कम हो, ये वाले चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो और ये वाले चार्ज की वैल्यू कम हो, या ये वाला चार्ज ज़्यादा हो ये वाला चार्ज कम हो, या ये वाला ज़्यादा हो ये वाला कम हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द फोर्सेस विल स्टिल बी इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और बात ये कि इन चार्जेस को आप जितना करीब लाएंगे ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस x है वो जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, और जितना ज़्यादा इन चार्जेस को आप दूर लेके जाते रहेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स वीक होती रहेगी। ठीक है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को चेक करना चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, राइट? ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है इसको चेक करना चाह रहे हैं। तो क्या करते हैं कि हमने दो प्लास्टिक रॉड्स ली हैं,
ठीक है, दोनों रॉड प्लास्टिक की हैं, सेम मटेरियल, और उनको हमने रब किया है एक क्लॉथ से। रब करने से फ्रिक्शन की वजह से वो दोनों चार्ज हो जाएंगे, प्लास्टिक की रॉड्स। अब उन पे कौन सा चार्ज आया हमें ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो चार्ज है। अब हमने क्या किया कि एक रॉड को यहाँ पे इस तरह सस्पेंड कर दिया, नोटिस हाउ द पेपर स्ट्रिप इज यूज, ताकि वो इधर उधर गिरे ना, और ये फ्री टू रोटेट है, फ्रीली हैंग कर रही है यहाँ से। दूसरी रॉड जो है वो आपके हाथ में। जब इनको हम करीब करीब लेकर आएंगे, तो क्योंकि ये भी सेम मटेरियल थे, ये भी सेम मटेरियल थे, इनको सेम क्लॉथ से रब किया था, तो इन पे सेम नेचर ऑफ चार्ज ये होगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो जब इनको करीब लाएंगे तो ये वाली रॉड थोड़ी सी इससे रिपेल होकर दूर जाएगी, जिससे हमें एक तरह से पता चल गया, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हाँ भाई दोनों ऑब्जेक्ट्स पे सेम चार्ज था, वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे से। अब मटेरियल्स जितने भी होते हैं ना, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हाट इज द रीजन दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, उनके एटम के लैटिस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के आउटर शेल्स में, वो फ्री हो जाते हैं मेटल्स के अंदर, एंड दे आर अवेलेबल टू मूव अराउंड द कंडक्टर एंड हेंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, हेंस कैरी द चार्ज। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो कि मूव अराउंड कर सकें चार्ज को कैरी करने के लिए। कंडक्टर्स के अंदर आपके ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल ग्रेफाइट जो कि कार्बन से बना हुआ होता है, वो एक अच्छी एग्जांपल है कंडक्टर की। इंसुलेटर्स के अंदर आपके ये सारे कॉमन मटेरियल्स हैं जो कि आप याद कर सकते हैं, दीज आर इंसुलेटर्स। सो मोस्ट नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, वेरी रेयरली अ नॉन मेटल विल बी अ कंडक्टर, जैसे कि ये है। अब कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए इंडक्शन का मेथड यूज करते हैं। ये मेथड पहले सिलेबस में होते थे, इससे रिलेटेड आपको पुराने पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन अब ये मेथड सिलेबस में नहीं है। इस चैप्टर के नोट्स में टुवर्ड्स द एंड मैंने डाला हुआ है, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं। जो इंसुलेटर्स हैं उनको चार्ज करने में हम फ्रिक्शन का मेथड यूज करते हैं। फ्रिक्शन का मेथड बड़ा सिंपल है। आपने एक ग्लास रॉड ली और आपने एक कपड़ा ले लिया, ठीक है। मतलब ये एक एग्जांपल है कि ग्लास की रॉड ली, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है, ग्लास, प्लास्टिक, एक्रेलिक, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और ये कपड़ा भी किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन का मेथड है सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए काम रखता है। अच्छा, अब मुझे बताओ अभी इस वक्त ग्लास पे क्या चार्ज है और सिल्क पे क्या चार्ज है? वेल, अगर आप नोटिस करें तो दोनों न्यूट्रल है। मैंने प्लसेस और माइनसेस बना के दिखाए हैं, फिर भी ये न्यूट्रल है। ना भी बनाए होते तब भी न्यूट्रल ही शो हो रहा था, लेकिन प्लसेस और माइनसेस से न्यूट्रल कैसे शो हो रहा है? इफ यू काउंट द नंबर ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस ऑन ईच ऑब्जेक्ट, दे आर इक्वल। यानी कि इसमें 3 प्लसेस हैं, उतने ही माइनसेस हैं, इसमें 4 प्लसेस हैं, उतने ही मैंने माइनस बनाए। तो दैट इज द वे आई एम ट्राइंग टू शो दैट द टू ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल आफ्टर रबिंग देम टुगेदर। या तो मैं प्लस कम माइनस ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट पर दिखा सकता हूँ, या फिर मैं टोटली उस पर नेगेटिव और उस पर पॉजिटिव साइंस दिखा सकता हूँ। खैर, तो मैंने दिखाया ये कि, अच्छा, अब ये आपको याद नहीं करना कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, बस आपको ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अंदर क्या चेंजेस आए होंगे, और जिस पे नेगेटिवली चार्ज होगा उस पर क्या चेंजेस आए होंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ग्लास की रॉड एंड्स अप बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द सिल्क cloth ends up being positively charged. But what has happened? How did it happen? Well, जो सिल्क के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो ग्लास की रॉड पे चले गए। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है उस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब नोटिस ये भी करें कि मैंने अब ये दिखाया कि जितना सिल्क ने चार्ज लूज किया होगा उतना ही ग्लास ने गेन भी किया होगा ना पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, ग्लास ने उतना ही, जितने इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए उतने उतने गेन किए हैं। तो दोनों के ऊपर चार्ज मैंने दिखाया इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि जितने उस पर प्लसेस दिखाए हैं दूसरे पे उतने ही माइनसेस मैंने दिखाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, विच इज़ द सिल्क क्लॉथ इन दिस केस। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, विच इज़ द ग्लास रॉड इन दिस केस। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग? अर्थिंग का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में ले आएंगे, यानी कि एक कंडक्टर पाथ बना के दे रहा है उस मटेरियल से अर्थ के दौरान, ग्राउंड के दौरान, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ हो गया। अब वो जो कंडक्टिंग पाथ है उस सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप एक वायर कनेक्ट कर दें और ज़मीन के अंदर डाल दें। लेकिन दूसरा सिंपल तरीका, उस ऑब्जेक्ट को आप टच कर लें, आप ज़मीन पे खड़े हैं और आप उस ऑब्जेक्ट को टच कर लें। और बेहतर ये होगा कि आपने कोई शूज़ ना पहने हो। वैसे तो शूज़ पहने हुए भी हो नॉर्मल वायर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज योर बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर। सो ऑल्दो मैंने यहाँ पे दिखाई है वायर, बट इट जस्ट, अगर आपका हैंड भी मैं यहाँ पे बना दूँ ऑब्जेक्ट के साथ टच होएगा, तो इसका भी मतलब यही है कि मैंने स्फेयर को अर्थ कर दिया ना।
अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें ये समझना है कि अर्थिंग के थ्रू एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को आप डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, स्पेशली कंडक्टर्स को अगर वो चार्ज है। अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज था टू बिगिन विद, तो इसको जब मैं अर्थ करता हूँ तो आप नोटिस करो कि अर्थ जो है उसके पास होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अर्थ के पास बेतहाशा इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, और अर्थ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दैट यू हैव। So in my case, the sphere is positively charged, which means it has a deficiency of electrons. It will attract electrons. तो जब मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करता हूँ तो अर्थ से जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं यूं। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो मैंने बनाया, यानी कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन अगर मैं मार्क करूंगा आई तो यूं मार्क करूंगा, बट एनीवेज इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और उतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जितने चाहिए इसके पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट करने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हुए थे, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंस था, वो इसने गेन कर लिया अर्थ से। और ये जो है वो न्यूट्रलाइज जब हो जाएगा तो फिर इसमें करंट जीरो हो जाएगा वापस, और ये ऑब्जेक्ट का आप यहाँ से कनेक्शन ब्रेक कर सकते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो गया। नेगेटिव के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थ को देगा सेंचुरी। तो अर्थ एक्सेप्ट भी कर सकता है, सी भी है, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। In this case, Earth will act as a sink of electrons. In this case, it will act as the sea of electrons. So यहाँ से अर्थ उतने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा जिससे इसके ऊपर जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज आया था वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स? जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड्स होती हैं अराउंड मासेस, और वो मासेस पे फोर्स लगाती हैं, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड मैग्नेट्स और करंट कैरिंग वायर्स होती हैं, और वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाती हैं और मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं अराउंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, और वो ही दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे वो चीज़ें फोर्स लगाती हैं। सो इट्स द रीजन ऑफ स्पेस दैट विल एग्जिस्ट अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट। Any other charge object present in an electric field will experience a force from that electric field. Force attractive और repulsive दोनों हो सकती है। अब देखो ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कोई ऐसा चार्ज जिसका कोई साइज ना हो या ना होने के बराबर नेग्लिजिबल साइज हो। अब ये एक मॉडल है, इट्स नॉट अ रियल थिंग, बट बहुत सारी चीज़ें स्फीयर्स को आप यूजुअली एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो आपने उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है वो आपने इस तरह रेडियल पैटर्न बनाना है, ये लाइन बनानी है। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज, तब भी आपने उसके ऊपर लाइंस ही बनानी है, लेकिन नेगेटिव में लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज बनी हुई है, फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव के केस में फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज बनी हुई है। अब सवाल ये है कि ये लाइंस शो क्या कर रही हैं, ये लाइंस किस चीज़ की डायरेक्शन बता रही हैं? ये लाइंस बताती हैं फोर्स की डायरेक्शन, लेकिन किस चीज़ पे फोर्स की डायरेक्शन बताती हैं? अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दूँ तो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी? अगर मैं अब एक इलेक्ट्रॉन रख दूं तो वो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी या इस डायरेक्शन में लगेगी? इलेक्ट्रॉन पे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो फिर ये लाइन इस डायरेक्शन में क्यों है? बिकॉज जो लाइन है ना, वो किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स का आपको जो है ना वो आइडिया दे रही है। अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा होगा ना तो उस पर यूं फोर्स लगेगी, एंड दैट इज व्हाट द लाइन इज शोइंग। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा होगा तो उस पर यूं फोर्स लगेगी, दैट इज व्हाट द लाइन इज शोइंग। अगर यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल रखा होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट द फील्ड लाइंस होगी। So that is what the field lines show. The field lines are indicating the direction of the force that will be exerted on a positive charge that will come into the field. तो देखो इस पे फोर्स क्यों लग रही है, इस ये नेगेटिव है, इस पे ऑपोजिट फोर्स लग रही है। ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो बिल्कुल उसी तरह ही बनेगा, लेकिन अब देखो जो इस पे नेगेटिव पार्टिकल है उस पर फोर्स अवे लग रही है, जबकि लाइन टूवर्ड्स है, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल होता है। पॉजिटिव पार्टिकल पे फोर्स टूवर्ड्स लग रही है, एंड द लाइंस आर आल्सो टूवर्ड्स, सो द लाइंस अगेन एज आई टोल्ड यू आर शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फील्ड पैटर्न है। यहाँ पे आप देखो कि एक कर्व लाइन जा रही है, और ये कर्व लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव बनी हुई है। ठीक है, अब फील्ड पैटर्न तो याद कर लेंगे। अब बस ये बात याद रखनी है कि लाइनें पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही होती हैं, पॉजिटिव से अवे जा रही होती हैं, टूवर्ड्स द नेगेटिव जा रही होती है। लेकिन इसमें नोटिस करें कि यहाँ पे मैंने इस पे फोर्स की डायरेक्शन यूं क्यों दिखाई है? वेल ये पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इस यहाँ से जो कर्व लाइन गुजर रही है वो कुछ यूं गुजर रही, तो उसका टेंजेंट, कर्व का टेंजेंट कुछ यूं बनेगा। तो पॉजिटिव पार्टिकल पे आपने अगर कर्व लाइन हो तो उसका टेंजेंट बना के फोर्स की डायरेक्शन दिखानी है, और सेम उसी डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगा जिस डायरेक्शन में एरर। नेगेटिव पार्टिकल के अंदर भी मैंने टेंजेंट बनाया है, लेकिन उस डायरेक्शन में टेंजेंट बनाया है जो कि लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये दो सेम
अगर आपके पास चार्जेस हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उनका फील्ड पैटर्न इस तरह बनता है। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो ये सारे एरोज रिवर्स हो जाते हैं, बाकी फील्ड पैटर्न सेम होता। जब दो इक्वल हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं सेम नेचर के, तो उनका जो बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगी। ये एक स्फेयर है जिसका पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, जिसका हमारे पास जो फील्ड पैटर्न है वो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज वाला ही है, बिकॉज पॉजिटिव स्फेयर्स आर basically conducting spheres when they are charged are assumed to be behaving as point charges, so they have the same field pattern. But inside the sphere आपने कोई लाइन नहीं बनानी, उसके सरफेस से बाहर लाइनें बनानी है, और ये लाइनें सारी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। यहाँ पे नेगेटिव का है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में, अगेन सरफेस स्फेयर के अंदर आपने कोई लाइन नहीं बनानी। ये वही चीज़ रिपीट हो रही है पॉइंट चार्जेस वाली। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में बनी हुई है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट। अब इसके अंदर नोटिस करो कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा रही है, बट सीधी लाइनें क्यों बनाई हुई? बाहर वाली थोड़ी बल्जिंग लाइंस बना दी, लेकिन अंदर वाली लाइन सारी सीधी हैं। सीधी लाइनों के बीच में गैप भी सेम है। देखो लाइनों के बीच में जो गैप होता है वो इंडिकेट करता है फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर गैप इनके बीच में इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है उसकी स्ट्रेंथ पूरे रीजन में एग्जैक्ट सेम है। तो अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पे और वही पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पे होता है, या वही पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पे होता है, तो उसमें जो फोर्स की वैल्यू है ना, हर जगह सेम लग रही है। अच्छा, पॉजिटिव पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो अलोंग द लाइंस लग रही है, और जो नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स लग रही है वो अपोजिट टू द लाइंस लग रही है। अगेन वही बात रिपीट हो गई। जो चीज़ें भी हमने यहाँ देखी वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे एज वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर हमने यही बातें देखी। ओके, अब अगर आप अपने, अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने डाली हुई तो है, लेकिन अगर आप अपने इस पे आ जाएं नोट्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एप्लीकेशंस का सेक्शन अब इन्होंने टेक्निकली मेंशन नहीं किया। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी इट यू कैन गो थ्रू द नोट्स। एप्लीकेशन में स्प्रे पेंटिंग, प्रेसिपिटेटर, फोटोकॉपियर, फिर डेंजर्स के अंदर लाइटनिंग, रिफ्यूलिंग अ टैंक ऑफ अ व्हीकल, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। इंडक्शन का जो पूरा मेथड है जो मैंने कहा सिलेबस से निकल चुका है, आपने पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस लर्निंग आउटकम्स वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग दैट वी नीडेड टू कंप्लीट। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में हमने जहाँ तक पढ़ना था वो हमने सारा कवर कर लिया, और सारी पॉइंट्स हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के टॉपिक के कवर कर लिया। नाउ गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, फिर उसके बाद मैं अगला टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? कर दो। ठीक है, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब हम रिवाइज करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक, ठीक है? इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कभी कभार से फ्लो ऑफ चार्ज भी लिखा होता है, बट प्रॉपर डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट जहाँ भी होगा वहाँ पे इस क्वांटिटी को, जो भी दूसरी क्वांटिटी लिखी होगी उसके रेट की बात हो रही होगी, तो उसका टाइम से डिवाइड करने का इसका मतलब है। तो जितना चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स यू आई। आई इज द करंट। ये फॉर्मूला वर्ड्स में लिखा हुआ है और ये सिंबल्स में लिखा हुआ है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। तो करंट हो गया कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड एक्चुअली आपका एम्पेयर की एक तरह से डेफिनेशन हो गई, ठीक है? और अगर कूलम की डेफिनेशन लिखनी है तो इसी को रीअरेंज कर लो, एम्पेयर सेकेंड्स हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ लिया कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसलिए हमें कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब पता होना चाहिए। देखो जब भी आप कोई सर्किट बनाते हो ना, उसके अंदर ये आपका बैटरी का सिंबल है, सेल का सिंबल है। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये आपका एक लोड लगा हुआ है, रेजिस्टर। तो जब भी हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं। करंट आई हमेशा इस तरह ड्रॉ करते हैं। ये जो करंट हम दिखा रहे होते हैं ना, ये जो रेड एरो से दिखाया हुआ है, ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं दिखा रहा होता। एक्चुअल में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो। लेकिन जो हम बनाते हैं करंट, जो कि कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब होता है जो नॉर्मली चीज दिखाई जाती है, फॉलो की जाती है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट दिखाया जाता है, जैसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। तो जब भी सिर्फ करंट का लफ्ज यूज हो रहा हो या कन्वेंशनल करंट का वर्ड यूज हो रहा हो, तो बेसिकली इसकी बात हो रही है, इसकी बात। और जब कि बताएं कि चार्ज पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो फिर इसकी बात हो रही है। ओके, नाउ व्हाट इज डायरेक्ट करंट?
एंड व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब है कि करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि करंट की रिपीटेडली डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, एक एग्जांपल है। इसके अंदर देखें करंट का वर्सेस टाइम ग्राफ बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि करंट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये है कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो रिपीटेडली डायरेक्शन चेंज होती है, और ये ग्राफ आपकी वेव से बहुत सिमिलर है, यानी कि इसके अंदर साइकिल्स में होता है फ्लो। तो ये एक साइकिल का टाइम है, आपको नजर आ रहा है, और साइकिल के एक टाइम को हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा, पीरियड कहते हैं। तो इस ग्राफ से जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखा हुआ है 0.5, तो मुझे पता चल गया कि 0.5 सेकंड इज द पीरियड ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट। और जब ऑल्टरनेटिंग करंट के आप पीरियड निकाल सकते हैं, तो फिर उससे आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, जैसे 1/0.5 के अंदर 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई। यानी कि एक सेकंड के अंदर, ये एक सेकंड लिखा हुआ है, तो इसमें 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रही। अब ये है डायरेक्ट करंट का ग्राफ। डायरेक्ट करंट के ग्राफ के अंदर देखो नेगेटिव वैल्यूज तो है ही नहीं, ये भी सिर्फ पॉजिटिव है, ये भी थ्रू आउट पॉजिटिव है। ये एक स्टेडी डायरेक्ट करंट है जिसकी वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट है, और ये एक वेरिंग डायरेक्ट करंट है। ठीक है, जब एक सेल या बैटरी से करंट फ्लो करता है किसी सर्किट के अंदर, तो वो ये ही होता है बेसिक। अब हम सेल्स और बैटरीज को जब डिस्कस करेंगे, तो हम इसी चीज से डील कर रहे होंगे थ्रू आउट द चैप्टर। डायरेक्ट करंट के लिए जो पावर सोर्सेज यूज होती हैं, वो सेल है, बैटरी है, जिनके सिंबल आपको बताना चाहिए, ये डीसी पावर सप्लाई का सिंबल है, और इनके टर्मिनल्स के साथ देखो प्लस और माइनस आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम के अंदर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस नहीं बना हुआ, ये और ये नहीं बना हुआ होगा। बैटरी और सेल के केस में को पता होना चाहिए कि बड़ी वाली लाइन का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वाली लाइन का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल। हाँ, डीसी पावर सप्लाई के अंदर वो आपको बना के दे सकते हैं प्लस माइनस, और तो कोई तरीका है नहीं इसमें पता लगाने का। ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई का सिंबल बिल्कुल इसी तरह का है, देखो ये डॉट बना हुआ है, डॉट बना। लेकिन आपने इसमें प्लस या माइनस नहीं लगाना, क्योंकि ये प्लस या माइनस तो इसका चेंज होता रहता है। आपने बीच में ऐसे करके एक वेव बना देनी है विच रिप्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। इस तरह भी दिखा सकते हैं, सर्कल बना के भी उसके अंदर वेव बना सकते हैं, ये भी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का सिंबल हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे करंट को मेजर कौन से डिवाइस से किया जा सकता है। करंट को आप जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसे कहते हैं एमीटर। वो एम्पेयर्स में या मिली एम्पेयर्स में आपको करंट की वैल्यू देगा, उसका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो ये होता है। और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में नहीं कनेक्ट किया जाता उस डिवाइस के साथ जिसमें आपने करंट मेजर करना। एमीटर का अपना रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, एमीटर जो है उसको आप सीरीज में लगाएंगे, आप पहले लगाएं या बाद में लगाएं, या यहाँ 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 यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उस ब्रांच में होना चाहिए जिस ब्रांच के अंदर से आपने करंट मेजर करना है, उस ब्रांच के शुरू में या एंड में लगा दें एमीटर को, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो एमीटर, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके अंदर मुझे करंट मेजर करना था, इसके सीरीज में मैंने यहाँ पे एमीटर को लगा दिया, पहले लगाऊं बाद में लगाऊं इससे फर्क नहीं पड़ता। एमीटर की और वोल्टमीटर की भी बाद में हम देखेंगे, डिफरेंट रेंजेस आती हैं। चाहे एनालॉग एमीटर हो या डिजिटल एमीटर हो, उस पर रेंज सेलेक्ट करने का तरीका होता है। एनालॉग एमीटर के अंदर तो जो नेगेटिव वायर होती है ना, वो तो एक ही जगह पे लगती है। ठीक है, जो ब्लैक कलर की वायर होती है, जो रेड कलर की वायर होती है ना एनालॉग एमीटर के अंदर, वो आप डिफरेंट स्लॉट्स में लगा सकते हैं। डिफरेंट स्लॉट्स में लगाने से आपकी डिफरेंट रेंज की सेटिंग बन जाती है एनालॉग एमीटर के अंदर। लेकिन जो आपका डिजिटल एमीटर होता है, उसके ऊपर एक बटन सा, एक डायल सा होता है, जैसे पंखे डायल बना हुआ होता है, जैसे पंखे की स्पीड तेज स्लो करने का एक डायल होता है ना, या जैसे वॉशिंग मशीन के ऊपर एक बटन लगा हुआ होता है जिससे आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट चीज। तो इसी तरह वो एक बटन लगा हुआ था, उसको आप घुमा के उसकी डिजिटल एमीटर की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जितना आपको छोटा करंट मेजर करना है उतनी छोटी रेंज आप सिलेक्ट करेंगे। और रेंज जाहिर सी आपकी रेंज आपके करंट से कम नहीं हो सकती, वरना आपका प्रॉपर करंट मेजर नहीं होगा। और अगर रेंज आपके करंट बहुत छोटा है, रेंज उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो करंट एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा। सर्किट सिंबल्स में आपको वायर का सिंबल, स्विच का सिंबल, सेल का सिंबल, बैटरी का सिंबल, फिलामेंट लैम्प का सिंबल, रजिस्टर का सिंबल, ये सब पता होने चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट जो है वो किस तरह से सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने क्लास में सॉल्व की थी, राइट। अब आप सारी एग्जांपल्स यहाँ पे गो थ्रू कर लो, देख लो कि किस तरह आपका सर्किट जो है वो, सर्किट के अंदर करंट किस तरह बिहेव करता है। अगर यहाँ 2 एम्पेयर का करंट है, तो यहाँ भी करंट 2 एम्पेयर का होगा, यहाँ भी करंट 2 एम्पेयर का होगा। अगर दो लैंप लगे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टर कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पे 0.5 एम्पेयर का करंट है तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। क्या मतलब है? ये 1 और 2 जो दोनों एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर आपका सेल्स या बैटरीज या कंपोनेंट्स जितने मर्जी लगे हों, बट करंट का पाथ एक ही है, एक ही लूप है यहाँ पे जो बन सकता है, और कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही, करंट हर पॉइंट पर सेम होगा। 3 के अंदर अब आप नोटिस करें तो करंट यहाँ पे 5 एम्पेयर। अब इधर अगर करंट जा रहा है 3 एम्पेयर का, तो असल में ये यहाँ और यहाँ स्प्लिट हुआ था, तो अगर यहाँ चला गया 3 एम्पेयर तो यहाँ कितना जाएगा? 5 - 3, 2 एम्पेयर। अच्छा, अब यहाँ कितना करंट होगा? यहाँ से और यहाँ से जो करंट आ रहा था 2 और 3, वो कंबाइन होकर वापस 5 हो गया। तो वही रूल्स हमारे सब जगह यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। आप बाकी के एग्जांपल्स भी कर चुके हैं मेरे साथ, आप खुद थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। You are provided with five random materials. Your job is to identify which one is a conductor, which one is an insulator. So experiment to test different materials कि वो conductors हैं या insulator है। तो अब एक डायग्राम बनाया और बताया कि किस तरह आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप इस तरह का सर्किट डायग्राम बना के दिखा देंगे। इसमें सेल लगा हुआ है, इसमें स्विच है, इसमें एक लैंप लगा हुआ है। अच्छा, अब लैंप से बेहतर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप एक एम मीटर लगा लें, लेकिन चलो सिंपल सा एक छोटा सा लैंप लगा लें, और यहाँ पर ये आपके टर्मिनल्स हैं जिनके बीच में आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। रबर को, प्लास्टिक को, पेंसिल को, डिफरेंट चीज़ों को आप यहाँ पे कनेक्ट करके देख सकते हैं। और उन मटेरियल्स को यहाँ पे जब आप कनेक्ट करेंगे तो पता चलता जाएगा कि वो कंडक्टर या इंसुलेटर। अगर बल्ब लाइट अप हो रहा है तो इसका मतलब करंट इसमें से फ्लो कर सकता है सर्किट में से। मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत हाई नहीं है, लो रेजिस्टेंस है, तो वो कंडक्टर है। अगर मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो वो करंट ही इतना कम फ्लो होने देगा, या ना होने के बराबर करंट होगा, ये बल्ब ऑन ही नहीं होगा। तो समझ लो कि हमारा जो मटेरियल है वो इंसुलेटर होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, ईएमएफ और पीडी। वोल्टेज की कॉम जो डेफिनेशन है वो है वर्क डन अपॉन चार्ज, या एनर्जी ट्रांसफर अपॉन चार्ज। यहाँ भी ये लिखा हुआ है, ईएमएफ भी वोल्टेज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर भी ये लिखा हुआ है वर्क डन अपॉन चार्ज, ये भी वोल्टेज ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट्स में मेजर होता है, उसका भी यूनिट वोल्ट्स है, और ईएमएफ का भी जो यूनिट है वो वोल्ट ही है। तो डेफिनेशन तो सेम है, वर्क डन ओवर चार्ज या एनर्जी ट्रांसफर्ड ओवर चार्ज। लेकिन ईएमएफ का जो वोल्टेज है वो उन चीज़ों का वोल्टेज होता है जो कि सोर्स होती हैं सर्किट के अंदर, जो पावर सोर्स होती है, यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिक दूसरी एनर्जीज को लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। जैसे सेल है और बैटरी, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करी, जैसे जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो ये है सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। इनका जो वोल्टेज होता है, सेल का जो वोल्टेज होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। जनरेटर जितना वोल्टेज आउटपुट दे सकता है वो हम कहते हैं कि जनरेटर का ईएमएफ क्या है। ठीक है। So EMF is the voltage that is associated with the power source in the circuit. The definition is work done or energy transformed from other forms to electrical to drive a unit charge around a complete circuit. अब हर बार ये पूरी definition लिखना। Do not skip a single word, even the words inside the brackets. Always complete definition लिखना, चाहे वो 1 मार्क की हो, 2 मार्क की हो, ताकि आपका कोई इसमें ambiguity ना रहे। Just memorize the whole definition. पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर भी मैंने आपको बता दिया, सेम वही चीज़ है, वही यूनिट्स हैं, सब कुछ है, बेसिक डेफिनेशन वही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट के अंदर जो लोड्स लगे हुए होते हैं ना, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो सर्किट के अंदर के कौन कौन से रेजिस्टर्स हो सकते हैं, लैंप्स हो सकते हैं, मोटर हो सकती है, डिफरेंट थर्मिस्टर, एलडीआर, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप सर्किट के अंदर लगाते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हैं और उनको दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, वो होते हैं लोड्स। और उन वो जो डेफिनेशन है वो फिर उनके अक्रॉस जो वोल्टेज की डेफिनेशन है वो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बनती है। सो वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स, दिस टाइम इट्स द ऑपोजिट, टू ड्राइव अ यूनिट चार्ज अक्रॉस अ कंपोनेंट और बिटवीन 2 पॉइंट्स। वहां पे क्या लिखा था? अराउंड द कंप्लीट सर्किट। यहाँ पे उसको चेंज कर दिया बस इस बात को। ठीक है। ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस एसेंशियली वोल्टेज को जब आपने मेजर करना होता है तो आप वोल्टमीटर या ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं। ऑसिलोस्कोप का ये सिंबल है, वोल्टमीटर का ये सिंबल है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसकी रीजन तो इस तरह कनेक्ट होता है, ये देखो यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ 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 पैरेलल में कनेक्टेड है। अच्छा,
वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस इन्फिनेटली हाई होता है, एक आइडियल वोल्ट मीटर का इन्फिनिट रेजिस्टेंस होता है, ताकि उसके अपने अंदर से कोई करंट ना फ्लो करे। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर हमने जिस तरह कनेक्ट किया है, ये एसेंशियली क्या कर रहा है कि इस पूरे सर्किट का जो है ना वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, या आप कह लो कि एक तरह से बैटरी का जो आपको वोल्टेज है ना वो बताएगा। यानी कि पूरे सर्किट के शुरू से लेकर एंड तक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो आपको देगा, यानी कि ये आपको 12 वोल्ट की रीडिंग देगा, या 12 से थोड़ी सी कम दे देगा, 11 पॉइंट समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। अब उसी सर्किट के अंदर मैंने जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, अच्छा बाय द वे जब आपने ईएमएफ मेजर करना होता है ना, तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप बैटरी के अक्रॉस जब वोल्टमीटर लगा दें तो स्विच को ओपन कर दें। स्विच यहाँ पे नहीं हो सकता, वरना तो फिर ये भी रीडिंग नहीं देगा। स्विच को आपने ओपन रखना है ताकि बाकी चीज़ों के अंदर करंट वरंट फ्लो ना करे, और ये आपको फिर ईएमएफ के एज क्लोज एज पॉसिबल रीडिंग देगा। अगर अभी स्विच क्लोज कर देंगे ना तो रीडिंग आपको फिर भी क्लोज टू 12 तो मिलेगी, लेकिन वो इनएक्यूरेट रीडिंग होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। उसकी रीज़न जो है वो आप ए लेवल में पढ़ोगे, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, फिलहाल हम उसको नहीं पढ़ रहे। तो एक सेकंड जरा होल्ड करना बच्चों।
ऑल राइट, सॉरी फॉर द डिले, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बात हो रही थी? हमने कहा था कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस जब मेजर करना है तो आप वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब देखो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स मार्क किए हैं यहाँ पे। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हुए ऑब्वियसली स्विच क्लोज होना चाहिए, सब चीज़ों में से करंट फ्लो करना होना चाहिए। पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। देखो ये जो वोल्टमीटर मैंने पॉइंट बी और सी के बीच में लगाया है, एसेंशियली ये इस रजिस्टर के अक्रॉस पी डी मेजर करेगा। ये वाला जो मैंने पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में वोल्टमीटर लगाया है, ये इस लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ये जो ई और डी के बीच में और जो ए और बी के बीच में मैंने वोल्टमीटर लगाया है, ये एसेंशियली खाली वायर है, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, जो कि वायर का रेजिस्टेंस क्योंकि नेग्लिजिबल होता है, तो एसेंशियली यहाँ पे रीडिंग आपको जीरो और जीरो ही मिलेगी। ये बात हमने मेन लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अगर ये बैटरी 12 वोल्ट की है तो इसमें से लेट्स सपोज इसको अगर 4 वोल्ट मिल रहा है तो 8 वोल्ट इसको मिलेगा। ज़रूरी नहीं मतलब इनका कुछ भी आपस में शेयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको रीडिंग नेग्लिजिबल ही मिलेगी। ओके, जब आप सोर्सेज का ईएमएफ कंबाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? यानी कि मल्टीपल सेल से मिला के बैटरी बना सकते हैं। तो अब सीरीज में जब सोर्सेज लगी हुई है तो उनका ईएमएफ आपने सिंपली प्लस कर देना है, लेकिन गौर से देखना है कि कोई बैटरी उल्टी, कोई सेल उल्टा करके तो नहीं लगा हुआ। जैसे यहाँ पे एक सेल जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, लेकिन इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, तो ये उल्टे करके लगे हुए हैं, तो इनको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो इनका ईएमएफ है वो फिर 9 वोल्ट से, और वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाली बड़ी है। ठीक है, सीरीज में आपने प्लस माइनस करना है डायरेक्शन देख के। पैरेलल में आपने कुछ भी नहीं करना। आपको पैरेलल में जब भी वो सब देंगे सोर्सेज, तो वो सेम क्या कहते हैं वोल्टेज की होंगी, अलग अलग वोल्टेज की नहीं होंगे। अलग अलग वोल्टेज वाला केस आपके सिलेबस में है ही नहीं, ना इवन ए लेवल में जाके भी नहीं करना, छोड़ दो उसे। तो 9 वोल्ट की बैटरी और 9 वोल्ट की बैटरी है, ऐसी दो लगी हुई हो, तीन लगी हुई हो, चार लगी हुई हो, 10 लगी हुई हो पैरेलल में, उनका कंबाइंड ईएमएफ 9 वोल्ट ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मिक्स्ड केस है, ये सीरीज में, ये सीरीज में, इसके साथ सीरीज में फिर एक पैरेलल कॉम्बो है। तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे? ये आपका 3 और 3 तो 3 रहेगा, इसमें 1.5 और 9 प्लस कर दें, सब मिला के 13.5 इसका हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने ये एग्जांपल की थी कि मिसिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है वो सारे एग्जांपल्स में करनी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी, इससे आपको वोल्टेज के रूल्स समझ आ जाते हैं सीरीज और पैरेलल में इन एग्जांपल्स के थ्रू। आपको पता है कि सीरीज में वोल्टेज जो है वो शेयर होता है, और पैरेलल में जो वोल्टेज है वो क्या होता है, पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो फिर सेम रहता है अक्रॉस द ब्रांचेस। तो ये 6 वोल्ट्स का अगर ईएमएफ है तो यहाँ पे 6 वोल्ट का पीडी है, इस पूरे सर्किट में एक ही लैंप लगा हुआ और कुछ लगा हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये वाला गिवन था, ये वाला गिवन था, तो ये वाला पीडी कितना होगा? वेल, ये दोनों मिला के क्योंकि 6 के बराबर होने चाहिए, तो फिर ये 4 होना चाहिए। अब ये अगर 6 है तो आपसे पूछा ये कितना और ये कितना है, तो ये दोनों आपने आंसर दिया, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पीडी 6 और 6 ही होना चाहिए, कॉमन पीडी होता है। इनको आप उसमें प्लस नहीं करते आप। तो पैरेलल वाला केस जो है ना बस याद रखना मुश्किल होता है, थोड़ा नॉन इंटुइटिव है, बाकी सब आसान है। एग्जाम्पल 4 देख लो, ये इन एग्जाम्पल्स को आपने समझ लिया, आपके इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। अब ये 12 है अगर, और ये आपको 8 गिवन है, तो ये कितना होगा भाई? इस पूरी ब्रांच के क्रॉस 12 होना चाहिए। तो 8 8 निकाल दो 12 में से, तो 4 यहाँ बचता है। इस पूरी ब्रांच के क्रॉस क्या होना चाहिए? इसमें एक ही लैंप लगा हुआ है तो इसके क्रॉस 12 भी होना चाहिए पूरी ब्रांच के क्रॉस, बिकॉज इस पूरी ब्रांच के क्रॉस भी 12 है। इस एग्जाम्पल 5 के अंदर देखो, यहाँ पे 12 है तो यहाँ 6 होगा। अब अगर यहाँ 6 है तो फिर इस पे बचता कितना है? 12 में से 6 निकाल दो तो यहाँ 6 बचेगा। इस पूरी ब्रांच के क्रॉस भी 12 होना चाहिए। इसमें से 10 आपको अगर दिया हुआ है तो जो अननोन है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 है। कैसे 9 आया? ये अननोन था असल में। ये 4 और ये 5 है, तो फिर इसका मतलब है कि इनका कंबाइंड वोल्टेज जो है वो 9 होगा, जो कि सेल सोर्स का ईएमएफ होना चाहिए। फिर ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर आप देखें कि एक सेल लगा हुआ है, एक और सेल लगा हुआ है, दोनों सेम डायरेक्शन में। एक का ईएमएफ को पता था, दूसरे का ईएमएफ आपको नहीं पता था। इसका भी आपको वोल्टेज नहीं पता था, और इसका पता था। अब मुझे पता लग गया इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कंबाइंड पीडी है 8 + 4 12। तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी कम पीडी जो है वो 12 भी होना चाहिए अकेला लैंप में, और इनका मिला के ईएमएफ 12 होना चाहिए। तो ये 3 है, तो फिर ये अननोन 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने किया कि भाई देखो, पहली बात तो ये कि पैरेलल में दो सेल लगे हुए हैं, तो इनका कंबाइंड ईएमएफ तो 6 ही होगा, इसको 12 नहीं करना। तो कंबाइंड ईएमएफ 6 वोल्ट, तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक 12 होना चाहिए। तो 12 में से 4 इसको अगर दिया हुआ है, तो अब यहाँ से यहाँ तक 6 में से 4 निकाल दो, 12 सॉरी गलत बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक 6 होना चाहिए। इसमें से ये वाला 4 निकाल दो तो बचता है 2। अब ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ऐसा नहीं होगा कि 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे या इस तरह डिवाइड हो रहा है। ये सारी बहुत काम की एग्जांपल्स हैं, इनको आप समझ लेंगे, इनके आंसर्स को लॉजिकली आप जो है वो कर सकेंगे। इस तरह की चीज़ें, तो आपके जो मुश्किल मुश्किल सवाल है ना, जो इस तरह के सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा।
ओके, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब तो एसेंशियली यही है कि जिस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिस कंपोनेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो अपने अंदर से कम करंट पास करने देता है। लेकिन रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये है कि वो पीडी अपॉन करंट होता है। किसी भी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस पीडी और उसके थ्रू जो करंट पास करे वो होता है। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी इज द पीडी, आई इज द करंट। वोल्ट्स पर एम्पेयर जो है वो यूनिट बनता है रेजिस्टेंस का, जिसका हम नया नाम रखते हैं ओम्स। सो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब प्रॉब्लम सारा ये है कि रेजिस्टेंस की इक्वेशन देख के ना लोग समझते हैं कि आर शायद वी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वी के डबल होने से आर डबल हो जाएगा, या आई के डबल होने से आर हाफ हो जाएगा आर को वी से। आर ना तो वी पे डिपेंड करता है ना तो आई पे डिपेंड करता है, आर इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। इवन वी भी जो है ना वो किसी भी चीज़ पर एसेंशियली डिपेंड नहीं कर रहा होता। जो एक्चुअल चीज़ है जो डिपेंड कर रही होती है आपकी किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, वो करंट होता है। कंपोनेंट के अंदर से करंट डिपेंड। वी ऑलरेडी डिसाइडेड चीज़ होती है और आर ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। जब आप सर्किट अपना डिज़ाइन करते हैं ना, तो जो आप सेल्स का कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, जितने आप वोल्टेज के सेल लगाते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, जिस तरह सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, तो एसेंशियली आप स्विच ऑन करने से पहले वी हर कंपोनेंट का डिसाइड हुआ हुआ होता है। वो डिपेंड नहीं कर रहा होता किसी चीज़ पे, वो सेल्स की और उनकी सर्किट के नेटवर्क के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और आर जो है वो कंपोनेंट के अपने फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो कंपोनेंट का मटेरियल, कंपोनेंट का टेम्परेचर, कंपोनेंट की लेंथ, कंपोनेंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करें। तो आर आई पे या वी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, इसी तरह वी भी जो है वो आई पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। एक्चुअली आई ही वी पे भी डिपेंड कर रहा होता है, आई ही आर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो फिर आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो आई और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, ये सिंपल एग्जांपल्स हैं जो कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कुछ अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा सच कोई बहुत मुश्किल चीज़ है नहीं। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप ये सर्किट डायग्राम यूज करें कि एक रेजिस्टर है, इसके क्रॉस मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो इसका सिंपल मेथड क्या है? बैटरी लगाऊंगा, स्विच लगाऊंगा, ये कंपोनेंट लगाऊंगा, इसके क्रॉस वोल्टमीटर और सीरीज में एमीटर लगा दूंगा, यहाँ से करंट की और यहाँ से वोल्टेज की रीडिंग लूंगा, वी अपॉन आई करूंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, मुझे इसका रेजिस्टेंस पता चल गया। लेकिन ये मेथड इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक सेट ऑफ रीडिंग्स ले रहा हूँ वी और आई की, मैं मल्टीपल सेट ऑफ रीडिंग्स ले सकता हूँ। और इससे बल्कि ये भी होगा कि ना सिर्फ मुझे इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, बल्कि उसका मुझे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस की वेरिएशन का पता चल जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस आगे जाके वेरी कैसे करता है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि आई वी ग्राफ बना देते हैं हर मटेरियल का। जो भी कंपोनेंट का आप आई वी ग्राफ बना देते हैं, हम कहते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट का आई वी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कुछ चीज़ों का आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बनता है, कुछ चीज़ों का आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बनता है, कुछ का ऐसा बनता है। ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक हर कंपोनेंट के अपने अपने होते हैं, जो कि उनकी रेजिस्टेंस ना सिर्फ बताने में हेल्प करते हैं, बल्कि रेजिस्टेंस की वेरिएशन बताने में हेल्प करते हैं। उसको ऑब्टेन करने के लिए, आई वी कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्टेन करने के लिए, तो आप ये सर्किट डायग्राम यूज कर सकते हैं, ये सर्किट डायग्राम यूज कर सकते हैं। ये है कंपोनेंट जिसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक आप बनाना चाह रहे हैं। आप ये रेजिस्टर, लैंप, डायोड कुछ भी हो सकता है। तीन चीज़ों का हमें बनाना होता है मोस्टली। हमें बनाना होता है मेटेलिक वायर या रेजिस्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर का, हमें बनाना होता है फिलामेंट लैंप का, और हमें बनाना होता है सेमीकंडक्टर डायोड या एलईडी का। ये तीन आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको बाय हार्ट याद भी होनी चाहिए। लेकिन उनको ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? किसी भी कंपोनेंट का फॉर दैट मैटर, चाहे थर्मिस्टर हो, एलडीआर हो, जिन चीज़ों का आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको नहीं भी याद करके जाने, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए आपका जो मेथड होगा, इसमें आप ये सर्किट या ये सर्किट डिजाइन करेंगे। तो जिस कंपोनेंट को भी टू बी टेस्टेड है, मैंने बनाया तो है रेजिस्टर, लेकिन कुछ भी हो सकता है, वो आपने उसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा देना है, इधर भी और इधर भी। सीरीज में एमीटर लगा देना है, इधर भी और इधर भी। यहाँ पे फर्क ये है कि पावर सप्लाई वेरिएबल है, यानी कि मैं वोल्टेज यहाँ से वेरी कर सकता हूँ। तो वोल्टेज जब मैं वेरी करूंगा तो करंट भी वेरी करेगा, और करंट और वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज का मैं ग्राफ बना लूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ तो फिक्स्ड है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वेरिएबल का रेजिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा से कम की तरफ वेरी करता हूँ। वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वेरी करने से इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आई और वी की जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम ले लेके इस तरह से पूरा ग्राफ इनका प्लॉट कर देते हैं। और ग्राफ जो है वो ज़रूरी नहीं है हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के अंदर आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि आई वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ का जो ग्रेडियंट है ना, उसकी वेरिएशन आपको रेजिस्टेंस की वेरिएशन बताती है। आप ग्रेडियंट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस ना निकालें, आपने जब रेजिस्टेंस निकालना है ना किसी भी आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से,
तो what you have to do is simply just take two coordinates, take a single coordinate, take the value of v from there, take the value of I from there and find the value of r. सिंपल, यानी कि बस v अपॉन आई करें और r निकाल लें, सिंपल कोऑर्डिनेट पिक करें। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट को रेजिस्टेंस की इक्वल नहीं लिख रहा, अगर मैंने कहीं लिखा भी है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। आप एक काम करो, सिंपल एक काम करो, आप रेजिस्टेंस को ग्रेडियंट की वैल्यू से मत निकालो। वैसे तो निकाला जा सकता है सिर्फ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0 वाले ग्राफ में, ठीक है, लेकिन आप रेजिस्टेंस को निकालो मत ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट निकालने के, आप रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, वो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस यहाँ से कोई भी एक पॉइंट पिक करना है, वी की वैल्यू यहाँ से लेनी है, आई की वैल्यू यहाँ से लेनी है, और वी अपॉन आई करके रेजिस्टेंस निकाल लेना है मटेरियल का। अब चाहे ये पॉइंट पिक करो, ये पिक करो, ये पिक करो, बस 0,0 नहीं पिक करना। लैम्प के केस में आप डिफरेंट पॉइंट्स पिक करेंगे तो आपके डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट रेजिस्टेंसेज आएंगे। सो इट इज़ वेरी, ग्रेडियंट तो यहाँ आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि लाइन का ग्रेडियंट तो चेंज होता जा रहा है। तो आपने ग्रेडियंट नहीं निकालना, आपने बेटा क्या करना है, आपने बस कोऑर्डिनेट पकड़ना है। जैसे इस वैल्यू ऑफ वोल्टेज के ऊपर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस वोल्टेज की वैल्यू पे मैं करंट की भी वैल्यू लूंगा, आई की और वी की वैल्यू लूंगा, वी अपॉन आई करूंगा, आर आ जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 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 यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो लैम्प के अंदर भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे डायोड है, डायोड का तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, तो वी और आई की वैल्यू निकालो, यहाँ पे निकालना है वी और आई की वैल्यू ले लो, यहाँ पे निकालना है वी और आई की वैल्यू ले लो। सो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट पिक करना है, वी और आई की वैल्यू को डिवाइड करना है, आपको रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस की वेरिएशन पता लगाने के लिए, वेरिएशन पता लगाने के लिए आप ग्रेडियंट की वेरिएशन को चेक करते हैं। तो जब आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं एक मेटेलिक वायर का एट कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज आल्सो जस्ट अ फिक्स्ड रेजिस्टर, so then you get a graph of IV, which is a straight line passing through 0,0, also on the negative axis, also on the positive axis. अगर V वर्सेस I का भी ग्राफ बनाए तब भी वो यही बनेगा, बस उसमें इससे भी है कि रूल जो है वो ग्रेडियंट को देखने का चेंज हो जाएगा। अब मेन बात आपने समझनी है कि जब आपके पास IV ग्राफ बना बहुत है और आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक मेटेलिक वायर का आप बनाते हैं जब ये ग्राफ, तो आपके पास 0,0 से स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका मतलब ये हुआ कि एसेंशियली रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। आप इस पॉइंट से रेजिस्टेंस निकाल लो, आप इस पॉइंट से रेजिस्टेंस निकाल लो, आप इस पॉइंट से, आप इस पॉइंट से, जिस मर्जी पॉइंट से आप रेजिस्टेंस निकालो, आपका रेजिस्टेंस सेम ही आएगा थ्रू। ऐसे कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ओमिक कंडक्टर वो चीज़ होती है जो ओम्स लॉ ऑबे करता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट और पीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो ओम्स लॉ ओबे कर रहा है कंडक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ओमिक कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो मेटेलिक वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिहेव एज एन ओमिक कंडक्टर बिकॉज इट ओबेज ओम्स लॉ। अच्छा, अगर आपका V वर्सेस I का ग्राफ होगा ना, तो अब आपने, और I वर्सेस V का ग्राफ होगा, तो उसमें आपने बात ये समझनी है कि अगर आपका ग्राफ I वर्सेस V का है, ठीक है, तो आप दो ग्रेडियंट्स, दो मटेरियल्स को कंपेयर कर रहे हैं, एक ये है और एक ये। जिसका ग्रेडियंट जितना ज्यादा स्टीप है ना, जैसे ये वाला है, उसका रेजिस्टेंस उतना कम है, और जिसका ग्रेडियंट जितना लेस स्टीप है उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। बट V वर्सेस I ग्राफ के अंदर, यानी कि V अब Y एक्सिस पे है, तो फिर वो रूल उल्टा हो जाता है। प्लीज रिमेंबर दैट, सही है, ये आपने बहुत गौर से देखना है एग्जाम के अंदर। सो टू कंपेयर डिफरेंट डिवाइसेस एंड देयर IV कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर रेजिस्टेंसेस बेस्ड ऑन देयर IV कैरेक्टरिस्टिक्स, यू मस्ट बी लुकिंग एट द ग्रेडियंट। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की कोई वेरिएशन तो है नहीं फॉर अ गिवन डिवाइस, इसका ग्रेडियंट तो कांस्टेंट रहता है, ग्रेडियंट तो कांस्टेंट रहता है, ग्रेडियंट तो कांस्टेंट रहता है। सो सिंस ग्रेडियंट इज नॉट चेंजिंग, the resistance of a metallic wire at constant temperature does not change for different values of voltages and currents. बट लैम्प जो है वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, उसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही 0,0 से, बहुत थोड़ी देर के लिए मिलती है स्ट्रेट लाइन, वो मतलब शुरू शुरू में ओमिक कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर भी लेता है, आगे जाके नहीं करता। सो नॉन ओमिक ही हो गया। तो फिलामेंट लैम्प जो होता है, जब उसका आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑब्टेन करते हैं तो वो इस तरह का कुछ बनता है। आईवी ग्राफ के अंदर आपको देख रहे हैं कि ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। वी आई ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है, अब ये तो हमें पता लग गया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है उसका हायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस पे, लेकिन ग्रेडियंट भी इंक्रीज ही करेगा उसके अंदर। तो ये आपको ग्राफ्स की शेप्स याद रखनी, स्पेशली ये वाली शेप तो याद रखनी है, लेकिन उसका उल्टा भी फिर याद रख लेना कि अगर वी आई बनाना पड़ गया या बना हुआ आ गया तो कैसा बनेगा। और आपको ये बात ये कि यहाँ से डिड्यूस करना आना चाहिए कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब लैम्प के अंदर पूछते भी हैं कि रेजिस्टेंस हायर वोल्टेजेस पे बढ़ क्यों रहा है,
तो आपने बताया ना हायर वोल्टेज पे जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो लैंप का फिलामेंट हीटअप हो जाता है, हीटअप होने से उसके रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। डायोड के अंदर सीन ये है, अच्छा बल्ब को देखो, पॉजिटिव नेगेटिव में मतलब बल्ब को उल्टा करके लगा दो, बल्ब के इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इस तरफ पॉजिटिव कर दो, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल कर दो, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव में चाहे इसमें से करंट यूं पास करे या यूं पास करे, ये सेम बिहेव करता है। वायर के अंदर से भी ये इसमें करंट यूं पास करे, यूं पास करे, रेजिस्टर के अंदर से करंट यूं पास करे, यूं पास करे, सेम बिहेव करता है। अब डायोड का मसला ये है कि उसमें से करंट यूं पास करे तो कर सकता है, यूं पास करे तो करंट पास ही नहीं कर सकता ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि अगर हम करंट इसमें से यूं पास करवाने की कोशिश करेंगे तो करंट अलाउड है, करंट अगर यूं पास करने की कोशिश करेंगे तो वो उसे फ्लो ही नहीं करने देगा, उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटली हाई हो जाएगा, तो वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, राइट। और वही चीज हमें इस डायग्राम से नजर आ रही है कि इस तरफ तो करंट अलाउड है लेकिन यहाँ पे तो करंट आपको नजर ही नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट जीरो को टच कर रहा है। तो ये जो ग्राफ आपने तीनों कंपोनेंट्स के देखे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होने चाहिए, इनका याद रहने चाहिए आपको, शेप्स, और फिर उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो डायोड का ये है कि जब वो क्या कहते हैं फॉरवर्ड बायस होता है, यानी कि इस तरह लगा हुआ होता है सेल के अक्रॉस, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट तक तो करंट बहुत कम रहता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, उसके बाद रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है और फिर करंट बढ़ता है। लेकिन नेगेटिव में जब उल्टा करके लगाते हैं हम डायोड को तो करंट फ्लो ही नहीं करता, एक तरह से उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटली हाई रहता है। ओके, अब किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, करंट और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। डिपेंड करता है चार फैक्टर्स पर। मटेरियल कौन सा है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का टर्म आपके टॉपिक में नहीं है, तो बस टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। हर मटेरियल के से जो बना हुआ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टर होगा, उसकी अलग अलग रेजिस्टेंस होगी, या वायर की अलग अलग रेजिस्टेंस होगी, तो मटेरियल इज अ फैक्टर। बट उसकी एज सच कोई कैलकुलेशन आपके सब्जेक्ट में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है कि मटेरियल से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होती है रेजिस्टिविटी की वो आपको नहीं करनी। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मेटल के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, थर्मिस्टर के केस में हमें पता है कि उल्टा होता है। बट टेम्परेचर इज अनदर फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, बस सिंपल लिखा हुआ कि ये इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, बट यू नॉट थिंक टेम्परेचर डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, ठीक है, दैट्स नॉट द केस। जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखते हैं वो हैं लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लेंथ जितनी लंबी वायर होगी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। तो आप अगर दो वायर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आप इस तरह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R1/R2 is equals to L1/L2। इफ एरिया इज कांस्टेंट देन यू कैन जस्ट यूज दिस रिलेशनशिप टू कैलकुलेट the unknown resistances or unknown lengths to compare different wires provided that other factors are kept constant। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि थिकनेस ऑफ द वायर जो है कंडक्टर, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। सो थिकर द वायर द लेस द रेजिस्टेंस विल बी बिकॉज देयर इज मोर स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। और अगर एरिया का आप इससे फॉर्मूला बनाए तो ये बनता है R1/R2 is equals to A2/M। और अगर आप को डायमीटर दे दें क्वेश्चन के अंदर रादर देन एरिया, तो फिर आपने R1/R2 is equals to D2/D1 लिखना है, लेकिन डायमीटर का स्क्वायर करना नहीं भूलना, वरना आपका क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये स्क्वायर भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, फिर उससे अननोन्स आप निकाल सकते हैं। कभी कभार ये फैक्टर्स एक साथ भी चेंज हो रहे होते हैं तो कंबाइंड कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, हमने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। ये मैंने आपको एरिया और डायमीटर का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था इसको, और ये आपको एग्जाम्पल्स करवाई थी इसके अंदर से, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर हमने ये आखिरी में ये चीज़ देखी थी कि जब आप डिफरेंट रेजिस्टर्स को या कोई भी कंपोनेंट्स जिनका रेजिस्टेंस है उन्हें कंबाइन करते हैं सर्किट के अंदर, मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे आता है। सीरीज में लगी हुई होकर दो चीज़ें तो उनका रेजिस्टेंस सिंपली ऐड करने से आ जाता है, दो लगी हुई चार लगी हुई बस ऐड करते जाओ। ओवरऑल रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा सीरीज में चीज़ें लगी हुई होंगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस जो है वो इस फॉर्मूला से आता है, यानी कि उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है और फिर उसका भी एंड में इन्वर्स लेना है ताकि आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल सके। और मजे की बात यह है कि R2 और R1 का रेजिस्टेंस जो भी होगा ओवरऑल रेजिस्टेंस उन दोनों की वैल्यू से छोटा आएगा, यानी कि अगर ये है 10,000 और ये है 1 ओम भी सिर्फ, तो फाइनल आंसर 1 से भी छोटा आएगा, दोनों की वैल्यू से छोटा आएगा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की थी इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। अब ये है 40 50 30, तो कंबाइंड क्या ऐड हो क्या आ गया। एग्जाम्पल 2 में क्या है 40 30 50 वही है, लेकिन फिर हमने किस तरह किया, फाइनल आंसर देखो लेस देन 30 आ रहा है, 30 से भी कम आंसर आ रहा है। कैसे निकाला, 1/40 + 1/30 + 1/50
और फिर ब्रैकेट लगा के पूरी चीज़ को इन्वर्स कर ले, या पूरे जो इन तीनों का आंसर आएगा उस आंसर का रेसिप्रोकल ले लेना बेसिकली। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि द फाइनल आंसर इज स्मॉलर देन ऑल ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप पैरेलल वालों से डील कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रिक होती है यूज। अगर ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है ना पैरेलल में, और दो लगे हुए हैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका बस 200 और 200 है, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्टली, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1/200 प्लस 1/200 का इनवर्स, बट आई कुड जस्ट डायरेक्टली राइट दिस एज 100, एंड देन दिस इज ऑल्सो 100। तो इन दोनों को, ये 100 है और इनका मिला के 100 है, ये आपस में सीरीज में है, तो ऐड अप हो जाएगा, टोटल आंसर 200 आ जाए। अगर आपके ये चार लगे हुए हैं, 1000 ओम्स के चार लगे हुए आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल गिव यू 250। अगर पांच लगे हुए होते तो आंसर हो जाता 200, 5 से डिवाइड कर देते। तो ये सिंपल ट्रिक है जो आपके काम आ सकती है। एग्जाम्पल 4 में पहले इन सीरीज वालों को आपस में ऐड करके इनसे डील करना है, तो इनका कंबाइंड हो जाएगा 200। 200 और 300 को कंबाइन करने के लिए आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 1/200 प्लस 1/300 का इनवर्स, या फाइनल आंसर 120 आया। ठीक है। एक और चीज नोटिस करें कि जितना ज्यादा मैं पैरेलल में यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा सेम वैल्यू पे, मेरा रेजिस्टेंस उतना ही ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अकेला रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 1000, दो का मिला के पैरेलल में है 500, तीन का मिला के 333 है, चार का मिला के 250 है, फाइव का मिला के 200 होगा। सो द मोर components you keep adding in parallel, the overall resistance basically starts decreasing। यहाँ पे हो गए हमारे दो टॉपिक। इसके अंदर हमने इस चैप्टर को करते हुए इतना लंबा इसलिए किया था, उस पर इतना टाइम लगाया था, क्योंकि हमने बहुत सारे टेक्निकली डीसी सर्किट्स के भी रूल यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही लिए साथ में। क्योंकि मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट्स वाले और रेजिस्टेंस वाले अलग अलग एग्जांपल्स करवा दिए, अब उनके कंबाइंड प्रॉब्लम्स करना फिर हमने यहाँ पे सीखे थे। ठीक है, तो करंट वाले प्रॉब्लम्स हमने किए थे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। हमने देखा था कि करंट सीरीज में सेम रहता है, अब डीसी सर्किट के अंदर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, सीरीज सर्किट में एक ब्रांच के अंदर कोई कंपोनेंट सीरीज में होंगे तो उनके अंदर करंट सेम हो। पैरेलल ब्रांचेस के अंदर करंट जो है वो स्प्लिट अप होता है, और जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उस ब्रांच में करंट कम जाता है, एंड वाइस वर्सा। यहाँ हमने मिसिंग वैल्यू ऑफ करंट्स वाली एग्जांपल जैसे पहले की थी, यहाँ भी की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ एडिशनल यहाँ पे और मैंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया था, और वो ये कि अगर आप नोटिस करें तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बेशक डिफरेंट है दोनों का, एक का 1000 है, एक का 500 है, लेकिन जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज में सेम होगा। यहाँ पे मैंने आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं दी, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू से के बगैर ये सॉल्व करना है। अगर ये टोटल 0.8 है और ये अननोन है और ये 0.3 है, तो 0.8 में से 0.3 निकाल दो तो ये 0.5 आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने आपको टोटल करंट नहीं दिया, ये वाला करंट दिया है 0.5, ये वाला करंट भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया हुआ, और इन दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब इनका रेजिस्टेंस अगर कंपेयर करो तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस उससे 2 गुना ज़्यादा है, डबल है। जहाँ पे रेजिस्टेंस डबल होगा वहाँ पे करंट उसके मुकाबले में आधा होगा। तो 0.5 का आधा क्या होता है, 0.25। तो मुझे ये वाला करंट भी पता लग गया, ये करंट भी पता लग गया, तो टोटल करंट जो पीछे से आ रहा होगा वो 0.75 होगा। तो मैंने इस लॉजिक को यूज किया कि रेजिस्टेंस और करंट्स का रेशियो एक दूसरे का इन्वर्स होता है इन पैरेलल ब्रांचेस। और फिर इसी लॉजिक को हमने इन एग्जांपल्स में भी इस्तेमाल किया था, और मल्टीपल क्वेश्चंस आपको करवाए थे बहुत डिटेल में, से कौन सा करवाए। कंबाइंड ईएमएफ के ऊपर पहले ही बात हो चुकी, तो वो मैंने करवा दिया था, इसलिए यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ तो है, बट वी हैव डिस्कस्ड इट, राइट। हमने ये एग्जांपल्स कर ली। सिर्फ एक बात यह है कि हाँ, याद कर लेना कि पैरेलल में सेल लगाने के एडवांटेज क्या है। एक तो ये कि एक सेल अगर खराब हो जाएगा तो बाकी सारे सेल्स काम करते रहेंगे एज एज सर्किट पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका ओवरऑल ईएमएफ वही रहेगा। लेकिन ये है कि पैरेलल में लगाने का एक और एडवांटेज ये है कि द ओवरऑल सेल्स विल लास्ट मच लॉन्गर टुगेदर, बिकॉज चार्ज पासिंग थ्रू ईच सेल, द करंट पासिंग थ्रू ईच सेल इज लेस, सो दे लास्ट लॉन्गर ओवरऑल। तो अगर आपको एक टॉय चलाना है, या आपको एक टॉय रन करना है, टॉय रन करना है, उसको 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपने 2 वोल्ट्स की सिंगल बैटरी लगा दी उसके साथ। अब वो बैटरी लास्ट करती है 2 दिनों के लिए, फिर वो आपको नई बैटरी लगानी पड़ती है, बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन अब आप 2 वोल्ट्स की 2 वोल्ट्स की बैटरी सीरीज में नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वो 4 वोल्ट्स मिल जाएंगे उसको, तो फिर वो टॉय जल जाएगा। लेकिन हाँ, आप 2 वोल्ट्स की बैटरी सीरीज में नहीं लगा सकते, लेकिन पैरेलल में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनका कंबाइंड ईएमएफ फिर भी 2 ही रहेगा, लेकिन वो क्या होगा कि वो बैटरी 2 दिन के बजाय 4 दिन चलेंगी। 3 लगा देंगे पैरेलल में
तो अब आपको 2 वोल्ट्स का ईएमएफ मिल रहा है, टॉय वर्क्स द सेम बट द सेल्स विल लास्ट 6 days और 7 days, तो ज़्यादा उनका लॉन्ग लास्टिंग वो हो जाते हैं, बस ये एक एडवांटेज आता है। पीडी इन सीरीज और पीडी इन पैरेलल के अंदर भी हमने बात कर ली थी, रूल्स डिस्कस कर लिए थे पिछले एग्जांपल्स के थ्रू कि देखो पीडी सीरीज में होता है शेयर, तो अगर 6 वोल्ट्स का सेल इसका ईएमएफ है और इसको मिल रहे हैं 4 वोल्ट, तो बचे कितने 2 वोल्ट्स का इसको मिल रहे हैं। लेकिन ये लॉजिक याद रखनी है कि इसको 4 क्यों मिले और इसको 2 क्यों मिले, वो डिपेंड कर रहा होता है कंपोनेंट्स के रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आप इनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो तो वो 2:1 आ रहा है, और इसी रेशियो में उनका वोल्टेज भी इसीलिए 2:1 के रेशियो में आ रहा है। अब वो जाहिर सी बात है टोटल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल वोल्टेज क्या होगा, तो ये दोनों मिला के तो इसके बराबर होंगे नंबर 1, बट ऑल्सो जो इनका रेशियो होगा वो इसके रेशियो के हिसाब से ही होगा। ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, अब जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पीडी, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट का पीडी है, क्योंकि पूरी ब्रांच के अक्रॉस 6 वोल्ट का पीडी है जो कि वोल्ट सेल का ईएमएफ। अब यहाँ पे ये भी एक पैरेलल ब्रांच है और ये भी एक पैरेलल ब्रांच है। अगर ये 12 वोल्ट्स का ईएमएफ है तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी 12 वोल्ट्स का पीडी है, सो इस अकेले रेजिस्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट्स का पीडी है। लेकिन ये वाली जो ब्रांच है इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट्स का ही ओवरऑल पीडी है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो उनके बीच में वो डिवाइड हो रहा है फर्दर, और डिवाइड कैसे हो रहा है, इन द सेम रेशियो एज द रेजिस्टेंस। तो ये 2:1 का रेशियो बन रहा है, तो इसको मिल रहे हैं 8 और इसको मिल रहे हैं 4। ये एग्जांपल्स हमने बहुत डिटेल में बहुत स्लोली सारी चीज़ें की थी, सो आई होप ये क्लियर हो गया। फिर इसके थ्रू आप ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई, या आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। रजिस्टर कॉम्बिनेशंस पे अभी हमने बात कर ली, वो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही कर लिया था। इसके नोट्स के अंदर ये एग्जांपल्स एसेंशियली रिपीट हो रही हैं, बट हमने कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, ये ट्रिक्स भी आपको मैंने बता दी, सब चीज़ें कर ली। अब हमारा मेन जो है वो डीसी सर्किट्स पे हमने फिर ये कहा था कि कंबाइंड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, और ये मैंने आपको प्रॉब्लम्स करवाए थे सारे, जिसमें जैसे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, सेल का ईएमएफ दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया यार ये करंट कितना है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इसमें से कितना करंट पास करेगा, इसमें से कितना करंट पास करेगा, ये सब सारे सवाल आपसे कर लिए। तो ये बहुत ईजी से सबसे ईजीएस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम है जो आ सकता है। फिर ये उससे एक लेवल डिफिकल्टी लेवल अप हो गया कि पैरेलल में लगा दी सीरीज के बजाय। तो अब अगर आपको ना इनका इंडिविजुअल करंट पता है ना टोटल करंट पता है, लेकिन इनके रेजिस्टेंसेस पता है, इसके अक्रॉस कितना पीडी है, इसके अक्रॉस कितना पीडी है, इसमें से कितना करंट पास करेगा, इसमें से कितना करंट पास करेगा, टोटल करंट कितना होगा, ये सारी चीज़ें, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सारे सवाल आपसे पूछे थे, ये हमने यहाँ पे सारे सॉल्व किए थे। ठीक है। If you're just looking at it as a recording and you want to really just go through it, तो just pause the video and then look at the solution, क्योंकि वीडियो तो पॉज हो सकती है ना कहीं पे भी। ठीक है, तो अगर आप इसको रिकॉर्डिंग के तौर पे देख रहे हो रिवाइज करने के लिए, तो अब मैं एक एक पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट जस्ट पॉज द रिकॉर्डिंग एंड देन यू कैन जस्ट लुक एट ईच पार्ट इन डिटेल, क्योंकि अगर मैं अभी एक एक पार्ट एक्सप्लेन करने लग गया तो हम 7:30 तक, ये 15 मिनट जिसमें रहते हैं, तो हम ये भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि इसके बाद मैं प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी पे आज नहीं जा पाऊंगा। आई एम गोइंग एट एज मच स्पीड एज आई कैन, मतलब मैं तेज तेज बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, आप लोग नोटिस भी कर रहे होगे, बट 7:30 तक प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी की बारी आ नहीं पाएगी। खैर, और फिर एक ऑसिलोस्कोप वाला भी छोटा सा टॉपिक है। अब ये सर्किट था, इसमें एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी और बढ़ा दिया, दो पैरेलल में लगे हुए फिर उसके साथ एक सीरीज में लगा हुआ है, और फिर हमने सारे डिफरेंट पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए थे इसी तरह, वही सारे रूल्स यूज़ करके जो सीरीज में ईएमएफ और पीडी और कंबाइंड रेजिस्टेंस के सारे फॉर्मूलाज यूज़ करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक और लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे दो लगे हुए हैं, हर चीज़ के अंदर आपने करंट पीडी और कंबाइंड रेजिस्टेंस सारी चीज़ें हमने निकालनी, डिफरेंट पार्ट्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अगेन आप पॉज करके एक्चुअल सॉल्यूशन जो है वो उसको गो थ्रू कर सकते हो, ये सॉल्व हुए मैं सारे सारे पे आंसर्स सारे लिखे हैं, मैं सॉल्यूशंस लिखे हैं। फिर आपने ये पढ़ा था कि एलडीआर किस टाइप का डिवाइस है, थर्मिस्टर किस टाइप का डिवाइस है। ये दोनों एक तरह से रेजिस्टर्स ही हैं, बट इनका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एलडीआर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नाम से पता चल रहा है कि लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जिसपे इस पे लाइट सिंबल याद रखना है, थर्मिस्टर का भी सिंबल याद रखना है, इस पे लाइट जितनी ज़्यादा शाइन करती है, लाइट इंटेंसिटी पे जितनी ज़्यादा शाइन करती है, इसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा कम होता जाता है, एंड वाइस वर्सा। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। थर्मिस्टर का भी सिंबल आपने याद रखना है, और ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका टेम्परेचर, इसकी सराउंडिंग में टेम्परेचर जितना बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा हीटअप करते जाते हैं थर्मिस्टर को, उतना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाता है, एंड वाइस वर्सा। ओके, 2 मिनट पॉज करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, बस 2 मिनट का पॉज लूँगा।
Last thing that we are going to do before we finish the lecture is to learn about potential dividers. Potential divider basically एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें आपके पास रेजिस्टर्स जो है वो दो सीरीज में हो और एक के अक्रॉस से आप ना आउटपुट वोल्टेज लेना चाह रहे हो। अब जाहिर सी बात है रेजिस्टर वन और रेजिस्टर टू का अगर आप रेजिस्टेंस का रेशियो देखो तो 1:2 है, तो इनको वोल्टेज भी 1:2 मिलेगा, यानी कि इसको 2 वोल्ट्स मिलेगा, इसको 4 वोल्ट्स मिलेगा। उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आप या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दिस फॉर्मूला इज हेल्पफुल इफ यू नो द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ एंड द वोल्टेज ऑफ वन, यानी कि आपको तीन चीजें पता है और चौथी आपको निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हेल्पफुल है। ठीक है, और रफली वर्कआउट करने में ये आपको हेल्प कर देता है। ठीक है, अगर छोटी छोटी वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस हैं, लेकिन ये एक और फॉर्मूला है जो इसी से डिराइव हुआ है, और इस फॉर्मूला के अंदर आप डायरेक्टली फॉर एग्जांपल निकाल सकते हैं कि वी आउट क्या होगा। अब वी आउट डायरेक्टली 2 वोल्ट्स मैंने कैसे निकाला, मैं लिखा R1/R1 + R2 मल्टीप्लाई बाई वी इन का मतलब है यहाँ से यहाँ जो टोटल वोल्टेज है वो इस केस में 6 है, तो वो यहाँ डाल दिया 6। R1 क्या है, R1 वो वाला है जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए था, तो R1 को ऊपर लिख लिया, नीचे जो है वो दोनों का टोटल लिखना है, तो यहाँ पे 1000 + 100 आ गया, निकाला तो 2 वोल्ट्स आंसर आ गया। तो किसी भी सिचुएशन में आप इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको हम ज़्यादा कंटिन्यूसली कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरफ मैंने फिक्स रजिस्टर लगाया, अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको कंट्रोल किया जा सकता है इस वेरिएबल रजिस्टर की मदद से। बाय द वे इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना यहाँ पे वोल्टेज कम होगा एंड वाइस वर्सा, राइट, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह इस डिजाइन को मैंने एलडीआर के साथ भी बनाया है। अब जितनी इस पर ज्यादा, ये पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बाय द वे डिटेल में लिखी हुई है, जितनी ज्यादा इस पर लाइट शाइन करेगी उतना इसका रेजिस्टेंस कम होगा, उतना इसके अक्रॉस पीडी तो कम हो जाएगा एलडीआर के अक्रॉस, लेकिन दूसरा जो है रजिस्टर उसके अक्रॉस और लैम्प के अक्रॉस पीडी बढ़ेगा तो लैम्प की ब्राइटनेस बढ़ सकती है। ठीक है, एंड देन इफ द रूम गेट्स डार्कर द ऑपोजिट विल हैपन। इसी तरह से थर्मिस्टर के केस में जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर जितना राइज करेगा उसका रेजिस्टेंस इतना गिरेगा, तो यहाँ पे पीडी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और ये बेल जो है वो लाउड होती जाएगी। अब ये बेल ग्रेजुअली लाउड एंड क्वाइट होती जाएगी बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, बट दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली वुड वांटेड टू वर्क। तो आप चाहते होंगे कि बेल जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके एकदम से ऑन हो। अब उसके अंदर आपको याद होगा पिछली क्लास के अंदर हमने एक डायग्राम देखा था, गौर से रिले वाले सेक्शन में जाके देखना, कि हम थर्मिस्टर को रिले के साथ यूज कर रहे थे, एलडीआर को रिले के साथ अगर यूज करें तो एकदम से आपकी बेल ऑन होने का सिस्टम बन सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप जाकर स्टडी करना, तो आपको जरा इसका एक बेहतर वर्जन जिसमें जैसे अलार्म एकदम से ऑन होता है ना, वो रिले वाला सिस्टम भी नजर आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर जो होता है ना वो वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर होता है, यानी कि आपके पास एक लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर है, अब सपोज कर लो 100 सेंटीमीटर की, बट किसी भी लेंथ की हो सकती है, और यहाँ से जो आउटपुट आपको वोल्टेज लेना है ना उसका एक पॉइंट तो इधर से कनेक्टेड है फिक्स्ड, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ना ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है, यानी कि इसको आप अलोंग द वायर कहीं भी रख सकते हैं। जितना आपको वी आउट कम से कम चाहिए, मूवेबल कॉन्टैक्ट को पॉइंट ए के करीब रखें, बिल्कुल पॉइंट ए पे रखेंगे तो आपको यहाँ 0 वोल्ट्स मिलेगा। जितना आप इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को इधर मूव करेंगे, पॉइंट बी के करीब लेके जाएंगे, आपको फुल 12 वोल्ट यहाँ पे रीडिंग मिलेगी। बीच में रखेंगे आपको रीडिंग यहाँ पे 6 वोल्ट्स मिलेगी। तो लेंथ के ऊपर ही डिपेंड कर, और एसेंशियली हो क्या रहा है कि आपने इतने पार्ट की लेंथ, तो जैसे ये 0 सेंटीमीटर पे, ये 20 सेंटीमीटर पे एक्स और ये 100 सेंटीमीटर पे, तो इतने पार्ट की लेंथ अपॉन टोटल वायर की लेंथ, तो ये देखो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस वायर विच इज 12। इससे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 2.4 फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपके पास वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर की एक और एग्जांपल है जिसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में इसको यूज किया जाता है, रियोस्टैट को। और यहाँ पे इस लैम्प की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कैसे होगी वो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया था, कि अगर आप ये मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है इसको आप बिल्कुल ए पे रखते हैं, तो यू कैन जस्ट रीड्रॉ द सर्किट लाइक दिस। इफ द movable contact is at A, the circuit can just be redrawn like this, which just basically means that this rheostat and this lamp are in series, and then you can calculate what will be the PD across the lamp and then what will be the PD across the rheostat। So आप उसे लैम्प की ब्राइटनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इस केस में लैम्प के अक्रॉस पीडी सबसे कम होगा तो लैम्प अपने डिमिस्ट पे होगा बाय द वे। ठीक है, जितना आप इसको पॉइंट बी के करीब करीब मूव करेंगे उसमें एसेंशियली ये हो जाएगा कि अब आपका रियोस्टेट तो सर्किट का पार्ट ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर, सॉरी सिर्फ और सिर्फ हमारा लैम्प ही होगा, क्योंकि करंट आएगा ऐसे फ्लो करेगा यहाँ से इधर चला जाएगा, इसका तो अब कोई काम नहीं रह जाएगा अगर ये मूवेबल कॉन्टैक्ट यहाँ पे होता है। तो फिर ऐसे में तो सिर्फ लैम्प ही रह गया, तो ऐसे में जो है वो आप जैसे ग्रेजुअली ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो लैम्प की ब्राइटनेस बढ़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हमारा पास सिनेरियो, दिस इज एसेंशियली द डिमर ऑफ अ फैन और द डिमर ऑफ अ लैम्प, और बेसिकली जो आपका पोटेंशियल जो फैन का डिमर लगा हुआ होता है और जो लैंप्स का डिमर लगा होता है वो इसी तरह काम कर रहे थे, वो यही चीज़ होती है। इसको रियोस्टैट वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर
आप डिफरेंट चीज़ें इसको बोल सकते हैं, इसको आप इवन डिमर भी बोल सकते हैं। एक दफ़ा मार्किंग स्कीम में इसको एज अ डिमर भी उन्होंने आंसर एक्सेप्ट किया हुआ था, ठीक है। एनीवेज, कहीं भी बीच में अगर होगा तो फिर आप लेंथ के मुताबिक जो है वो उसको जज करेंगे। क्वालिटेटिवली आप बता सकते हैं कि ए से बी की तरफ जाएगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। अच्छा, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको पावर के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अब वैसे तो पावर की डेफिनेशन जो आपने वर्क एनर्जी में वहाँ पावर पढ़ी थी वो थी वर्क डन ओवर टाइम या एनर्जी ट्रांसफर ओवर टाइम। तो पावर का जो यूनिट होता है वो, क्योंकि वर्क डन या एनर्जी होती है जूल्स में और टाइम होता है सेकंड में, तो जूल्स पर सेकंड बनता है, जिसको हम वॉट बोलते हैं पावर का यूनिट। यानी कि एक सेकंड में जितने जूल्स की एनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही उसे वॉट कहते हैं। पावर का जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर जो आप यूनिट यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के थ्रू आता है वो वी आई से आ सकता है, आई स्क्वायर इंटू आर से आ सकता है, और वी स्क्वायर अपॉन आर से आ सकता है। और अगर आप हर पावर के फॉर्मूला को, जो भी आपके पास पावर है उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो एनर्जी बन जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था कि बल्ब को अगर आप सीरीज में लगाएं, अकेला बल्ब लगाएं, दो बल्ब्स आइडेंटिकल सीरीज में लगाएं और दो बल्ब्स आइडेंटिकल पैरेलल में लगाएं सेम बैटरी के अक्रॉस, तो उनके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, उसके उनके अंदर से करंट कितना पास करेगा, उनका पावर आउटपुट कितना होगा, पूरा कंपैरिजन किया था। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि सीरीज में बल्ब्स को और पैरेलल में बल्ब्स को और अकेले बल्ब्स को लगाने के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। बहुत लंबी बहुत सारी कैलकुलेशन की थी। या को अगर मैं स्लो डाउन करके स्क्रॉल डाउन करूँ तो जो बंदा रिकॉर्डिंग में देख रहा है वो इनका स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें देख सकता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, यू कैन सी द पावर रेटिंग एंड द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द बल्ब्स, then I can stop here. You can pause and look at the calculations for each of the three circuit diagrams जो ऊपर दिए हैं। तो और फर्दर प्रॉब्लम्स इसके लिए, अकेले बल्ब के लिए दो सीरीज में, दो पैरेलल के लिए ये आप सब पॉज करके सुकून से देख सकते हैं। फर्दर चीज़ें भी निकलवाई, कौन ज़्यादा ब्राइटनेस होगा कौन, तो बहुत सारे हमने इसके पार्ट्स किए थे। एंड में हमें ये पता लगा कि बल्ब्स को पैरेलल में लगाने का एक एडवांटेज तो ये है कि बल्ब को सेपरेटली स्विच ऑन और ऑफ किया जा सकता है। एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरा बल्ब चलता रहेगा। एक और एडवांटेज मेन ये है कि पैरेलल में जो बल्ब है उन एक एक बल्ब को उतना ही वोल्टेज मिलेगा जो सेल का ईएमएफ है। तो ईच बल्ब विल गेट मोर पीडी एंड हेंस मोर करंट एंड दे विल बी मोर पावर आउटपुट, सो दे विल बी ब्राइटर। बट इसका ये एक तरह से एक नुकसान ये हो सकता है बल्ब को जितनी ब्राइटनेस पर काम करने पर वो उतने पे ही कर रहे हैं। बट ये है कि फिर जो सेल है वो जल्दी जो है वो अपनी एनर्जी लूज करके सेल डाई आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बल्ब उसके अक्रॉस दो पैरेलल में लगाए हैं तो, क्योंकि सेल को फिर ज़्यादा करंट सप्लाई करना पड़ेगा एसेंशियली। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने तीन टॉपिक्स रिवाइज किए, इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला और डीसी सर्किट्स वाला। काफ़ी चीज़ें कवर हो गई, सिर्फ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कवर कर पाया। मेरी 7:30 पे दूसरी क्लास स्टार्ट होनी थी, 7:32 हो रहा है। लेकिन यार बता देना अगली क्लास में क्या करना, आप लोग जैसे बोलोगे मैं आपको जो है वो करवाता जाऊँगा। इफ़ यू वांट कि अब हम ईयरली पास पेपर्स पे वापस आ जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। कैन यू गाइज टेल मी एग्जैक्टली 13th को हमारा एटीपी अब, कैन वी शुड बी फोकस बैक ऑन एटीपी नाउ फॉर द नेक्स्ट, आई थिंक कल हमारी मैंने शेड्यूल आप लोगों को भेजा हुआ है, कल शायद नहीं है क्लास, परसों तो लाजमी है आई थिंक। सो एक दिन का आप लोगों को मैंने गैप दिया है ताकि खुद से भी कुछ पढ़ो। आई वुड सजेस्ट, आई थिंक वी हैव एन एटीपी ऑन 13th, राइट? 13th इज P4, P4 ऑफ ओ लेवल और P4 ऑफ IGCSE। जस्ट टेल मी थ्योरी और एटीपी, इस तरह बताओगे तो ज़्यादा आसान। थ्योरी है, सबका थ्योरी है ना, तो अभी पर हम थ्योरी पढ़ेंगे, सही है। एटीपी इज ऑन 16th, राइट? सो अभी थ्योरी पे फोकस करेंगे। कल हमारी क्लास नहीं है, बट ये है कि आप जो भी आप मुझसे पूछोगे यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सब बच्चों को रिप्लाई करूँ, जो सवाल जवाब है। आप लोग को एक सजेशन मेरी ये होगी कि इफ़ यू आर डूइंग अ क्वेश्चन, इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व इट, मुझे और सर अनस को साथ भेज दिया करो। बल्कि बेहतर ये है कि आप ग्रुप में भेज दिया करो ताकि एक दूसरे की भी सब लोग आप हेल्प कर सकें। तो अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा बंदा तो जवाब दे सके ना। तो अगर किसी और ने आपको जवाब दे दिया आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ग्रुप में क्वेश्चन वगैरह भेज दिया करो। उससे फिर मुझे चेक करने में भी आसानी रहती है कि किसने क्या भेजा हुआ है और वो प्रॉब्लम आंसर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। एनीवेज, सी यू इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो, लास्ट डे बिफोर द एग्जाम। फिर भी कुछ पूछना तो पूछ लेना, कोशिश करके कल रख लूँगा क्लास, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो अवेलेबल शेड्यूल है उसके मुताबिक बहुत सोच समझ के मैंने रखी नहीं क्लासेस, बट स्टिल कल देख लेंगे, कोई पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे अगर हम एक और पेपर कर सकें। लास्ट डे को आप लोग क्या करना चाहते हैं मुझे आप ग्रुप में सजेशन दे सकते हैं। इट विल बी अ 1 आवर क्लास, बिकॉज डेढ़ घंटे की क्लास होगी, क्योंकि फिर एक और बैच है जो A2 है। A2 वालों का भी थ्योरी पेपर है उस दिन आई थिंक।
और वो तो बहुत बड़ा होता है, उनका तो 2 घंटे का पूरा पेपर होता है 100 मार्क्स का। बट एनीवेज उनको भी एक क्लास देनी है, फाइनल आपको भी देनी है, तो लास्ट डे व्हाट डू यू सजेस्ट? ऑब्वियसली वी कांट रिवाइज द होल सिलेबस। वी ऑलरेडी सीन में जिस तरह पढ़ाता हूँ उसमें इम्पॉसिबल है कि मैं आपको एक दिन में सब पढ़ा सकूँ। मैं इतनी स्पीड में तेज 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 बोल के भी अभी 2 चैप्टर 3 चैप्टर ख़त्म किए हैं। तो ओ लेवल का सिलेबस ज़्यादा ही है ऑब्वियसली। सो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू ऑन द इन द लास्ट क्लास, मुझे बता देना, सजेशंस दे देना, फिर हम देख लेंगे, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफिज़।